इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर गुजरात से है, जहां गुजरात सरकार के प्रवक्ता जीतू वघानी ने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के कुछ स्कूलों को बम धमाके की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में पुलिस विभाग को तत्काल सूचित किया गया है, जिसके बाद 10 और 15 स्कूलों में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई हैं। बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की टीमों को मौके पर भेजकर गहन जांच की गई। अब तक किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। राज्य सरकार पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। सूचना हमको तुरंत माहिती मिलने के बाद भूपेंद्र भाई के मार्गदर्शन में हमारे नायब गृह मंत्री और नायब मुख्यमंत्री आदरणीय हर्ष भाई ने डीजीपी को जो सूचना दी और त्वरित ही डिस्पोजल स्क्वाड स्नीफर डॉग की टीमें वहां चेकिंग के लिए पहुंच गई। वहां सब चेकिंग किया। मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि अब तक कुछ भी इसमें ऐसा निकला ही नहीं। 10-15 स्कूल को मेल मिला था। सभी स्कूलों ने बच्चे को छुट्टियां दे दी है। रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसमें कुछ मिले भी नहीं और ये फ्रॉड मेल हो। लेकिन जहां से मेल जनरेट हुआ है वहां कैसे जनरेट हुआ, किसने किया, हमारा गृह विभाग ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को, मेरी डीजीपी से अभी बात हुई है, उसको ये पूरी तपास उसको सौंपी गई है। और मैं पुनः एक बार आश्वस्त करता हूं कि अब तक कुछ नहीं मिला है और गृह मंत्रालय सतर्क है। सघन चेकिंग सभी स्कूल में हो रहा है। अहमदाबाद ग्राम्य, गांधीनगर और अहमदाबाद सिटी की स्कूल इसमें आती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उन्नाव में ड्रीम 11 से जुड़े अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की है। कार्रवाई नवाबगंज कस्बा और पैतृक गांव भितरे पार खजूर में एक साथ की गई। आपको बता दें, 16 सदस्यीय ईडी की टीम आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान अनुराग द्विवेदी जो है वो घर पर नहीं थे। ईडी ने चाचा नपेंद्रनाथ द्विवेदी के घर पर भी जांच की। आरोप है कि ड्रीम 11 के जरिए करोड़ों रुपए के सट्टे बाजी में संलिप्तता है। सुरक्षा के लिहाज से ईडी की 6 गाड़ियां गांव और 4 गाड़ियां कस्बे में तैनात की गई है। तो आपको बता दें, ड्रीम 11 से जुड़े अनुराग के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जो है वो देखने को मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये जांच चल रही है। छापेमारी के दौरान अनुराग द्विवेदी जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे। तो आपको बता दें, उन्नाव का ये पूरा मामला है जिसमें ड्रीम 11 से जुड़े अनुराग द्विवेदी, जिनके घर पर ईडी ने आज रेड मारी है। कई घंटों तक ईडी जो है वहां मौजूद रहे। उनके पैतृक गांव पर ईडी ने छापेमारी किया। हालांकि अनुराग द्विवेदी जो है उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। कई गाड़ियां जो है ईडी की वहां मौजूद रही। लगातार छापेमारी जो है ईडी की तरफ से की जा रही है। अनुराग द्विवेदी के पैतृक गांव पर भी गाड़ियां पहुंची हुई हैं। ईडी जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये जांच जो है वो लगातार जारी है। तो छापेमारी के दौरान आपको बता दें, अनुराग द्विवेदी जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे। सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ड्रीम 11 से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें अनुराग द्विवेदी के घर पर ईडी की रेड जो है वो देखने को मिली है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए निखिल प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या ये कार्रवाई सिर्फ आय से अधिक संपत्ति तक सीमित है या मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी सामने आ रहा है?
जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, ये पूरा मामला उन्नाव के ब्लॉक नवाबगंज के खजूर निवासी अनुराग द्विवेदी से जुड़ा हुआ है। और अनुराग द्विवेदी उस समय चर्चा में आए हुए थे उन्नाव में, जब ये ड्रीम 11 खेलते थे और खेलने में ये 1.5 करोड़ रुपए का प्राइज जीतते हैं, तो उन्नाव जनपद में एक चर्चा का विषय बनता है। हालांकि अनुराग वहीं नहीं रुके, लगातार खेलते रहे और धीरे धीरे इन्होंने अपना ही एक ऐप बनाया और लोगों को खिलवाना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि जो ईडी ने आज ये छापेमारी की अनुराग द्विवेदी के घर पर, तो कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति का मामला भी है। और क्योंकि अनुराग द्विवेदी जो है वो इस समय चर्चा का विषय लगातार सोशल मीडिया पर भी बने थे, क्योंकि अनुराग उन्नाव नहीं रहते थे, अब वो अपना ठिकाना उन्होंने मुंबई बना लिया था। कई खिलाड़ियों के साथ उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी जाती थी और ऐसा कहा जाता था कि अनुराग द्विवेदी जो है बहुत ही लंबा जो है सट्टे के किंग जो कहा जाता है वो बन चुके थे। और धीरे धीरे उनके पास संपत्तियां भी बढ़ती चली गई। हालांकि गांव से एक निकला हुआ लड़का जिसके पास लग्जरी गाड़ियों की एक लंबी कतार हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक ईडी की ये राडार में थे। और आज ईडी ने इनके घर पर गांव के नवाबगंज ब्लॉक के खजूर जो जहां इनका घर है वहां पर छापेमारी की है। लगातार अभी जांच जारी है और ईडी की गाड़ियां इनके घर पर अभी रुकी हैं और जांच कर रही हैं। जी बिल्कुल निखिलेश, अगर बात की जाए क्या छापेमारी के दौरान नकदी, दस्तावेज या डिजिटल डेटा का कोई सबूत मिला है, कोई बरामदगी हुई है? जी देखिए, आपको बता दें कि ईडी ने अभी आज इनके ठिकाने पर रेड की है और वो अपनी पूरी तफ्तीश बाकायदा कर रही है। और इनका एक ठिकाना उन्नाव के अलावा कई इनके और ठिकाने थे। हालांकि अनुराग उन्नाव में बहुत कम देखे जाते थे। उन्नाव में इनका एक दबदबा इनके गांव में बन चुका था कि जितनी लंबी जो भी लग्जरी गाड़ियां हैं इनके घर पर खड़ी होती थी, तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना था। हालांकि अभी जो दस्तावेज की बात है या इस तरह के जो भी है, तो वो अभी ईडी अपनी जांच कर रही हूँ। किसी भी तरह के अभी आधिकारिक बयान ईडी की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से नहीं आया है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अनुराग द्विवेदी पर शिकंजा कसा जाता है। बिल्कुल निखिलेश, क्योंकि अनुराग द्विवेदी जो है जैसा कि बता रहे हैं कि छापेमारी के दौरान वो घर पर नहीं थे, उन्नाव में वो ज्यादातर होते भी नहीं है, क्या ईडी ने उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, क्योंकि अनुराग पिछले 5 से 6 वर्षों में जिस तरह से अनुराग ने अपनी एक लंबी फहरिस्त बनाई है और लगातार सोशल मीडिया में लड़कों को ड्रीम 11 के ऐप के जरिए खेलने का एक प्रोत्साहित करते थे और लगातार क्रिकेटरों के साथ उनकी फोटो भी उनके सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर देखी जा सकती है। तो इस तरह से ईडी बहुत दिन से उन पर एक अपना सोचे हुए थे कि किस तरह से इनका अपना शिकंजा कसा जाए, और आज ये ईडी के राडार में आ गए हैं और इनके घर पर ईडी ने अपनी एक रेड डाली हुई। अब तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कितना क्या क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं। बिल्कुल निखिलेश, ड्रीम 11 के जरिए सट्टे के आरोपों को लेकर ईडी को अब तक क्या क्या अहम सबूत या अहम इनपुट जो है मिले हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल बता दें, क्योंकि अनुराग द्विवेदी खुद एक बार अपने विनर हैं ड्रीम 11 के और 1.5 करोड़ की धनराशि उन्होंने मैच खेलकर अपने मोबाइल से खेलते थे और उन्होंने जीती। खैर, उन्होंने इसे ही अपना आगे एक बिजनेस बना लिया और धीरे धीरे वो इसी में काफी अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और लग्जरी लाइफ जीने लगे। हालांकि अब तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इन पर ईडी अपना शिकंजा कसती है। बिल्कुल बिल्कुल निखिलेश, अब देखना होगा कि कब ईडी अनुराग द्विवेदी तक पहुंचती है और क्या कुछ खुलासे जो है इस मामले में और भी सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निखिलेश इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। घने कोहरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, उन्होंने सभी मंडलायुक्तों, आईजी, जिलाधिकारियों, पुलिस और ट्रैफिक कप्तानों को प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सड़कों और गलियों की लाइटों की नियमित जांच, खराब लाइट तुरंत ठीक कराने और डार्क स्पॉट चिन्हित करने कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, राजमार्गों पर रिफ्लेक्टर लगाने और एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने को भी कहा गया है। खराब विजिबिलिटी में यातायात प्रबंधन सुनिश्चित होगा, ये सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है। टोल प्लाजा पर लाउड स्पीकर से लेकर चेतावनी दी जा रही है। 24/7 एम्बुलेंस, क्रेन तैनाती और ओवर स्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। जनता से
ट्रैवल गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की गई है। तो आपको बता दें, घने कोहरे को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी अधिकारियों और मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारियों को कई दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस बलों को कई दिशा निर्देश जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ रजनीश पांडे, स्टेट हेड, जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से घना कोहरा हो रहा है, सभी जगहों पर कई सुरक्षा से जुड़े कई ऐसी चीजें हो रही हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ सख्त निर्देश दिए गए हैं? देखिए, लगातार इधर प्रज्ञा एक्सीडेंट हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पे। चाहे हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, कल के लिए बड़ा बुरा दिन था। कल भयावह एक्सीडेंट हुआ था यमुना एक्सप्रेसवे पर, फिर आगरा एक्सप्रेसवे पर। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने खास निर्देश दिया है कि क्या क्या सावधानी, एहतियात बरतना चाहिए और उसमें सरकार के नुमाइंदों का क्या रोल होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है, कल लोगों की शिकायत रही कि जब एक्सीडेंट हुआ उसके काफी देर बाद दमकल पहुंची थी या ट्रैफिक का तमाम तरीके के इंतजामी होता है। हालांकि जरूर कहा जा रहा है इन कार्यदाओं संस्थाओं के तरफ से कि आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम लगा है, एआई के माध्यम से सब कुछ संचालित हो रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हादसे हो रहे हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने खास निर्देश दिया है। और उसपे उनके नीचे के लोग कितना अमल करते हैं देखने वाली बात है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से भी मुख्यमंत्री का जो समीक्षा बैठक योगी जी का हुआ था, इसमें भी उन्होंने कहा था कि ये सुरक्षा के उपाय होना चाहिए, उसको तुरंत उस आदेश को अमल में भी लाने की तैयारियां हो गई है। बिल्कुल रजनीश जी, जनता के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो सीएम की तरफ से जारी की गई है? वही है कि धुंध में कैसे चलाना है, ट्रैफिक को लेकर उन्होंने निर्देश दिया है। हालांकि जब आदमी गाड़ी चलाता है जिसके पास वैध डीएल होता है, उनको तमाम तरीके के एहतियात बरतने की पहले भी ट्रेनिंग होती है या जानकारी होती है, तो खासकर सुरक्षित चलने का ही सलाह दिया गया है। बिल्कुल रजनीश, अगर बात की जाए, क्योंकि हाईवे पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलता है, ऐसे में हाईवे पे सुरक्षा व्यवस्था को कैसे बनाया गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वहां पे की गई हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि एडवांस ट्रैफिक सिस्टम का दावा किया जा रहा है जो यूपीडा द्वारा संचालित हो रही है या यमुना अथॉरिटी द्वारा हो रही है। उसका कितना फायदा मिल रहा है ये तो सामने दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार बड़े बड़े एक्सीडेंट, भयावह एक्सीडेंट हो रहे हैं। जैसे कल 7 बसें लड़ी, 3 कारें थी, आग लग गई, 13 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है तो जाहिर तौर पर इस पर जो कंपनियां हैं इस पे काम करेंगी। बिल्कुल रजनीश, अब देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कितना कुछ पालन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बिजनौर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, जिला बार एसोसिएशन ऑफ रेवेन्यू बार एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों वकीलों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एक सौंपा है। आपको बता दें, इसी दौरान रेवेन्यू बार एसोसिएशन के वकीलों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में ताला लगा दिया। वकीलों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 44 वर्षों से अधिक समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। अधिवक्ता और सामाजिक संगठन लगातार इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बेंच की स्थापना नहीं हो पाई है। रेवेन्यू बार के अध्यक्ष ने बताया कि केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बंद का आह्वान किया गया है।
पिछले महीने बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि 17 दिसंबर को इन 22 जिलों में रजिस्ट्री कार्यालय बंद रहेंगे और सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों में विरत रहेंगे। इसी के तहत आज सब रजिस्ट्री कार्यालय में धरना दिया गया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यशपाल सिंह ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग 1981 से लगातार जारी है। उन्होंने इसे बहुत लंबा आंदोलन बताया और कहा सरकार ने अभी तक उनकी बात नहीं सुनी है। तो मांग को लेकर वकीलों का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन प्रशासन ने सौंपा है। पूरा मामला ये है कि हमारी 1981 से हाई कोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित है। ये मांग चली आ रही है। ये बहुत लंबा आंदोलन है। विश्व के इतिहास में इससे लंबे आंदोलन नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी बात नहीं सुनी है। इस बार हम हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए सांसदों का घेराव कर रहे हैं। हमने भी घेराव किया था अपने सांसद का, जिन्होंने हमारी मांग को लोकसभा में भी उठाया है। अब हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे 22 जिले न्यायिक कार्य से विरत हैं और सब जगह बंद का आह्वान है। सब समर्थन है आपको? हमको व्यापार मंडल का, रिक्शा यूनियन का, आम जनता का, सभी का समर्थन हमें मिल रहा है और हमारी मांग है कि सरकार इस मांग को जल्द से जल्द पूरा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेरठ समेत 22 जिलों में आज पूर्ण बंद का व्यापक असर देखने को मिला। आपको बता दें, बंद केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर हुआ, जिसे अधिवक्ताओं और 1200 से अधिक सामाजिक और व्यवसायिक संगठनों का समर्थन प्राप्त रहा। बंद के चलते बाजार, स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक गतिविधियां जो है वो पूरी तरह से ठप रही, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिला। लेकिन सेवाएं, जो आपातकालीन सेवाएं थी, वो लगातार जारी रहीं। वकीलों ने एक स्वर में कहा कि बेंच नहीं तो वोट नहीं। आंदोलनकारियों ने संकेत दिए हैं कि मांग पूरी ना होने पर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। तो पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर ये पूरा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें, 22 जिले जो हैं आज बंद रहे। इस बंद का जो असर है इन सभी जिलों में देखने को मिला। जनजीवन जो है वो पूरी तरह से ठप रहा। वहीं केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर यह ऐतिहासिक बंद जो है वो देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में ये बंद जो है आज देखने को मिला। वहीं आपको बता दें, इस दौरान वकीलों का ऐलान था कि बेंच नहीं तो वोट नहीं। ऐतिहासिक बंदी हुई है और मेरठ के अंदर क्रांतिकारी बनकर व्यापारियों ने जो साथ दिया है, और उसमें हमारे वकील भाई जो हमारे सुबह से भूखे प्यासे लगे हैं, और व्यापारियों ने भी दिखा दिया है, एकता का परिचय दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी गूंज गई है। 22 जिले आज बंद है। उसके अंदर मेरठ ने जो गूगल बजाया है, उसके लिए मेरठ का एक व्यापारी अपना प्रतिष्ठान करके बंद करके व्यापारी एकता का जो परिचय दिया है, इसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी, पूरे मेरठ के अंदर जाएगी। और मैं कहता हूँ, ऐतिहासिक बंदी जो कभी गोलकवा बंद नहीं होता था, कभी हवा गेट बंद नहीं होता था, और भगत सिंह मार्केट में थोड़ा कम बंद होता था, आज ऐतिहासिक हापुड़ मिलियान पूरा बंद है, संपूर्ण बंद है, पूरा मेरठ बंद है। तो इसके लिए जो है मैं सभी व्यापारी भाइयों को, जितने भी संगठन मेरठ के व्यापार मंडल के संगठन में, संयुक्त व्यापार संघ हो, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल हो, तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथी सुबह से मेरे साथ 5 बजे से 6 बजे से लगे हुए हैं, और मेरे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी सब लोग लगे हुए हैं, तो उनका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। और व्यापारियों की जो आवाज थी, आम जनता की जो आवाज थी, जो मजदूरों की आवाज थी, उसको लेकर जो आज ये सार्थक दिखाया है, इस निर्णय को जो लेकर जो है आज मेरे के व्यापारियों ने क्रांति बनकर जो व्यापारियों को भूगोल जाने का जो है माहौल बनाया है, आज ऐतिहासिक बंदी के लिए धन्यवाद करते हैं पूरे मेरे के व्यापारियों का, पूरे पदाधिकारियों का, बार एसोसिएशन के लोगों का धन्यवाद। ऐतिहासिक बंदी। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिलों में जो है वो ऐतिहासिक बंद देखने को मिला। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर ये बंद देखने को मिला। क्या कुछ असर रहा पूरे जिले में? जी बिल्कुल वर्षा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लगातार जो 50 वर्षों से एक आंदोलन चला रहा है, ये आंदोलन लगभग कई जिलों में चला है, जिसके 22 जिलों की बात करें तो लगातार आज
17 दिसंबर को आज पूर्ण रूप से देखा गया है कि सब कुछ बंद मिला है। हालांकि इनका जो आंदोलन है वो वकीलों का हाई कोर्ट बेंच को लेकर कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार जो ये आंदोलन हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है और बड़ा आंदोलन कहा जा सकता है, जिसमें लगातार जैसे जिस तरह की अदालतें चलती रहती थी वो अदालतें बिल्कुल बंद कर दी गई हैं, और साथ के साथ जो व्यापारी हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज परीक्षा भी थी, वो भी परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। आज साथ के साथ जो AMI है, डॉक्टरों की जो संस्थाएं हैं, उन्होंने भी कई इमरजेंसी छोड़ते हुए सारी चीजों को ठप कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, और साथ में रोड पर उतर करके आंदोलन देखा गया है। और अब सीधा वकीलों का ये कहना है, अगर इस बार अगर सरकार इसमें कुछ निर्णय नहीं लेती है या हाईकोर्ट बेंच नहीं देती है, तो अगली बार जो आंदोलन होगा उसमें रेल रोकी जाएगी और टोल फ्री कर दिया जाएगा और सड़कें बिल्कुल पूर्ण रूप से जाम कर दी जाएंगी। और इसको साथ साथ ये भी कहा गया है कि साथ साथ जो व्यापारी संगठन है और भी संगठन साथ में जुड़े हैं, वो सब मिल करके दिल्ली कूच करेंगे। बिल्कुल शाहरुख, अगर बात की जाए क्योंकि इतने बड़े और ऐतिहासिक बंद के बाद क्या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या इनके समर्थन में कुछ कहा गया है, कोई आश्वासन? बिल्कुल अभी इस तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि पूर्ण रूप से जो देखा गया है कि लगातार मुख्य चौराहों पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया है, लेकिन जो इनका आंदोलन था वो शांति व्यवस्था के साथ हुआ है और लगातार जो अपने जो कचहरी के मुख्य द्वार हैं, 4 द्वार हैं, चारों को बंद कर दिया गया। बाहर ये सारे वकील वहां बैठे रहे और साथ के साथ ये अनाउंसमेंट करते रहे। हालांकि ये भी देखा गया कि जैसे मुख्य द्वार है, बेगमपुल है, आबूरेटा है, आबुलेन है और तुम्हारा सेंटर मार्केट है, ये पूर्ण रूप से बंद मिली है। खंदक बाजार व्यापारी सड़कों पर उतरकर इनके साथ में आंदोलन के लिए आगे आए हैं। हालांकि बड़ी बात बिल्कुल शाहरुख, अब देखना ये होगा कि इस ऐतिहासिक बंद के बाद प्रशासन और सरकार जो है वो क्या कुछ ऐलान करती है, क्या इनके समर्थन में हाईकोर्ट के बेंच को उत्तरी पश्चिमी इलाके में लाती है, ये देखना जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मोतिहारी में महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मोतिहारी पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए अभया ब्रिगेड अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें, बढ़ती छेड़खानी और मनचलों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की गठित इस विशेष ब्रिगेड को पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मोतिहारी पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें, एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि अभया ब्रिगेड में पूरी तरह महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है, जो स्कूटी के माध्यम से नियमित रूप से गश्त करेंगी। ये टीम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, बाजार, चौक चौराहों और अन्य भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों पे निगरानी रखेंगे, जहां महिलाओं और छात्राओं की आवाजाही अधिक होती है। ये अभियान केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे जिले में थाना स्तर पर कुल 50 अभया ब्रिगेड टीमों का गठन किया गया है, जो त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। अभया ब्रिगेड लॉन्च किया जा रहा है और अभया ब्रिगेड बेसिकली महिला दस्ता की एक टीम है, जिसको जिला स्तर के साथ साथ थाना स्तर पर भी जिसका गठन किया गया है। और हर एक अभया ब्रिगेड में जो थाना स्तर पर गठित किया गया है, उसमें कुछ महिला पदाधिकारी, कुछ महिला सिपाही और पुरुष सिपाहियों को रखा गया है। ये इन्हें स्कूटी दिया गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।